नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में मैं 5 फरवरी 2023 को जो सीएटी का एग्जाम हुआ था दो शिफ्ट के अंदर, उसकी एक शिफ्ट का मैं इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेके विद आंसर की और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन बनती है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब देखिए कि हालांकि बीच में एक दिन मेरा गड़बड़ा गया, हालांकि ये मेरे को 2 दिन पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो सका। चलिए वो कोई बात नहीं। ये वाला प्रश्न जो मैंने पहले यहाँ पर लिख रखा है, ये इस प्रश्न को पहले लिखने के पीछे मेरे 2 रीजन है। एक रीजन तो कि चूंकि कि मैं लिखने में थोड़ा टाइम जाया नहीं करना चाहता, इसलिए कि वीडियो के अंदर अगर कोई चीज पहले ही मैंने लिख के छोड़ दी तो उसमें तुरंत प्रभाव से वो आपको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम ये तो है नहीं कि पहले से कोई पीडीएफ बना ले लगा देंगे हम यूएसबी और चलो अभी करवाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। दूसरा रीजन ये है कि इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा संदेह है मुझे है, हालांकि मैंने 1-2 और भी एक्सपर्ट साथियों से बात की थी तो वो उनको भी कुछ संदेह हुआ, लेकिन हम जानेंगे जो भी है, ठीक है ना। चलिए अब ये जो मैं प्रश्न मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी माफी चाहूंगा, ये मेरे दिमाग में नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट के है या सेकंड शिफ्ट के, तो मिलान कर लेना आप थोड़ा सा, हो सकता है शायद मेरे ख्याल से ये फर्स्ट शिफ्ट के ही होने चाहिए। हाँ, आपके पास जो मैं प्रश्न सबसे पहले मैंने रखा है वो है डायरेक्ट स्पीच को लेके। देखिए इसमें आपको जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है उत्तर के रूप में, सेंटेंस तो दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है और आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। थोड़ा सा उल्टा, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्या होते हैं कि क्या करते हैं कि डायरेक्ट वाक्य का ही एग्जांपल देते हैं और उसका इनडायरेक्ट बनाना सिखाते हैं, और यहाँ पर कर दिया गया कि आपके पास जो वाक्य दे रखा है वो इनडायरेक्ट दे रखा है ऑलरेडी, उसका अपने को डायरेक्ट बनाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता है तो वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना देगा। He inquired whether his name was not Ahmad is the sentence. Okay? जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस के प्रश्न हल करने हो, ठीक है ना, मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूँ। पहला काम होता है आपको कि संबंधित टॉपिक को हल करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनका अध्ययन करना होता है। उसके बाद आप आ जाइए ट्रिक के ऊपर आ जाइए, ठीक है ना। सीधे आपको ट्रिक्स अपनानी है। उसमें क्या है कि एक तो टाइम भी कम लगेगा, दूसरी बात उत्तर गलत होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए मैं पहली ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसका उत्तर मान लीजिए कि चारों में से आपके मन में जो भी आ गया या आप करके देख रहे हो, आपने करके देखा, आप स्टिक उत्तर पर चले जाओगे, नो प्रॉब्लम, वो भी सही हो जाएगा यदि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो। अब मैं सीधी ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर क्या दे रखा है? वेदर। देखिए यहां वेदर यदि दे रखा है, ये कंजंक्शन है, ठीक है ना, कनेक्टिव वर्ड है। यदि वेदर या इफ आपके कनेक्टिव वर्ड के रूप में दिए हुए मिल जाए तो इसका तात्पर्य जो भी आपका उत्तर होगा वो उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ आपको दिया हुआ मिलेगा। समझ आ गई बात? तो पहली ये ट्रिक अपनाइए आप। तो गुरुजी हमने देखना शुरू किया, पहले में भी वॉज दे रखा है, दूसरे में वॉज दे रखा है, तीसरे में इज दे रखा है, चौथे में इज दे रखा है। दैट मीन्स कि ऑल द 4 sentences are starting with helping verb. ओके, इसका तात्पर्य ये ट्रिक तो यहाँ पर काम आई नहीं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होना चाहिए, चारों में प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे रखा है, इसका मतलब ये ट्रिक भी अपने काम में नहीं आई। अब देखिए अगली ट्रिक क्या काम में लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर जी? यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वॉज। अब अपने थोड़ा सा वो दिमाग लगाना है कि वॉज किसका बनता है। जब भी हम किसी डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब संबंधी जब परिवर्तन करेंगे तो उसमें वॉज किसका बनता है गुरुजी? वॉज तो बनता है इज एम आर का। वॉज किसका बनता है? इज एम आर का। तो आपके वो ऑप्शन पहले से ही हटा दीजिए जिसके अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है। तो वॉज मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा। ओके, अब आपके पास 2 बच गए, इसमें और इसमें। अब कौन से वाला उत्तर सही है? इस प्रश्न में मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि मेरे को थोड़ा भी डाउट था, मेरे एक्सपर्ट साथियों से मैंने बात की थी, ठीक है ना। तो संबंधित एजेंसी तो उत्तर कौन सा सही कर रही है, अपना जो व्यू है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका उत्तर करके देखिए आप। ही सेड टू हिम, उसने उससे पूछा या उसको कहा, क्या कहा? इज नॉट योर नेम अहमद, क्या आपका नाम अहमद नहीं है? इसको जब आप बढ़ाओगे तो ही सेड टू के स्थान पे क्या लग जाएगा? एनक्वायर्ड। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि हो सकता है कि वो मेरे पास ही कोई प्रॉब्लम है और जो चीज जहां से मैंने सीखी, हो सकता है कि कभी जब भी मैंने सीखा था तो मुझे ये कहा गया कि एनक्वायर्ड के बाद ऑफ लगना चाहिए। ही एनक्वायर्ड ऑफ हिम,
कोई दिक्कत नहीं है, इसने किसी भी ऑप्शन में ऑफ नहीं दिया तो सीधा इंक्वायर्ड सोच लिया हमने। ही एनक्वायर्ड, उसके बाद जो हिम दे रखा है वो भी अपने पास उत्तर में नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उत्तर ये होगा तो भी हिम दिया हुआ, तो वो यहाँ पर नहीं दिया दे रखा, ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमास को जब आप हटाओगे तो कंजंक्शन अपने को क्या लगाना पड़ गया, गुरुजी वेदर। अब ये अपने को पता ही है, जो भी इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको एसेरेशन बनाना होता है, उसको वापस आपको साधारण वाक्य बनाना होता है। तो योर नेम को चेंज करके पहले लाओगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि योर इज द सेकंड फॉर्म, माफ कीजिए सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपके पास हिम दे रखा है, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और नेम साथ में रहेगा, हिज नेम, ठीक है। इज नॉट आगे जाएगा तो किसमें बदल गया, वॉज नॉट, और अहमद का अहमद। अब देखिए कि क्या ये वाला उत्तर ये है, गुरुजी ये है। कंफ्यूजन क्या है, मैं इस उत्तर को ही सही मान रहा हूं। कंफ्यूजन क्या है, जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो सेम यही बनेगा। देखो, ही एनक्वायर्ड वेदर, हिज नेम को जब आप आगे लाओगे, इधर पहले लाओगे और वर्ब को बाद में लेके जाओ, हिज इज द थर्ड पर्सन, अपने जानते हैं, और थर्ड पर्सन इज नॉट चेंजेबल, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, तो हिज नेम का हिज नेम ही आएगा, हिज नॉट वॉज नॉट में चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम यही उत्तर बनेगा। फिर गुरुजी आपने डी को क्यों क्लियर किया, देखिए मैंने सिर्फ कॉमन सेंस पर जाके, सिर्फ कॉमन सेंस काम में ली यहाँ पर, कि उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अहमद है, क्या तुम्हारा नाम अहमद है, सामने वाले से पूछ रहा है वो कि क्या तुम्हारा नाम अहमद है, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस वाक्य को जब आप पढ़ोगे, उसने उससे पूछा कि क्या उसका नाम अहमद है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ेशन, सिर्फ कॉमन सेंस, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा वाक्य का जो अर्थ पर जाके मैंने किया, तो मैं इसका जो उत्तर है वो किसको मान रहा हूं, डी को। और यदि मान लीजिए संबंधित एजेंसी सी को मान रही है तो गलत नहीं होगा। अब देखो, इसका डाउट तो संबंधित एजेंसी के द्वारा जब भी की जारी की जाएगी तो वो ही क्लियर कर पाएगी, लेकिन मेरी तरफ से इसका उत्तर क्या है, डी है। चलिए अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, अगर किसी ने ए बी उत्तर किया है तो मान लेना कि वो तो क्लियर गलत है, ए बी बिल्कुल गलत है, सी और डी उत्तर दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही करने की संभावना जब हम व्यक्त करेंगे तो वो डी ऑप्शन को लेके करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न, एक शब्दावली आई हुई है, एक वोकेब आया हुआ है, शब्द था अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है ना। और इसका अपने को हिंदी मीन लिखना था। मैं चार जो शब्द इसके ऑप्शन में दे रखे थे, चारों की चर्चा आपके सामने करूंगा। वीडियो लेंथ ही जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। एक ऑप्शन सहमति, एक ऑप्शन अनुमोदन, एक ऑप्शन संशोधन, और एक ऑप्शन था परिवर्तन, ठीक है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सिनोनिम को लेके हो, एंटोनिम को लेके हो, या फिर किसी शब्दावली का हिंदी शब्द दे रखा है, इंग्लिश पूछ लिया, या इंग्लिश दे रखा उसका हिंदी पूछ लिया, तो शब्द थोड़ा सा रेयर शब्द होता है वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप परिवर्तन की बात करोगे ना, उत्तर परिवर्तन होता, फॉर एग्जाम्पल उत्तर इसका परिवर्तन है नहीं, तो ये कभी भी मत सोचना कि यहाँ पर आपको चेंज नाम दिया मिल जाएगा और चेंज का पूछ लेंगे, नहीं, इतना आसान शब्द वो, क्योंकि अपने को पता है भी चेंज का अर्थ है परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी चेंज यहाँ पर दिया हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, सहमति का अर्थ अंग्रेजी जो शब्द होता है वो क्या होता है गुरुजी, वो होता है अप्रूवल। क्या होता है, अप्रूवल। अनुमोदन होता है अप्रूव्ड, क्या होता है, अप्रूव्ड। और परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका तात्पर्य ये तीनों तो नहीं होंगे, अपने पास तो शब्द है अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, संशोधन। ऑप्शन में देख लेना, शायद सी ऑप्शन संशोधन ही है, और सी इज द राइट आंसर। संशोधन का जो इंग्लिश वर्ड होगा वो अमेंडमेंट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। शब्द अब की बार उसने दे दिया अपने को हिंदी में, शब्द दिया हुआ है अनुपूरक, अनुपूरक। और इसके जो चार ऑप्शन दिए थे वो मैं चारों ही ऑप्शन लिख रहा हूं। ए ऑप्शन जो दे रखा है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, ठीक है। दूसरा जो इसने ऑप्शन रखा था वो रखा था प्लॉटर, PLTTER। तीसरा जो ऑप्शन रखा था सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। और अगला जो ऑप्शन रखा था वो था बैकप्लेन। चारों के मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं, तुरंत पता चल जाएगा। प्रैक्टिशनर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, अपने को पता है, मान लीजिए कि मैं टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं,
इसका तात्पर्य प्रैक्टिस तो अभ्यास करना होता है, लेकिन आप किसी चीज के कार्य को आप एज ए प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिशनर का जो अर्थ होगा वो अभ्यास करना नहीं होगा। अभ्यास करने वाला जो होता है उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर जो प्रोफेशनल है इसको बोलते हैं सर जी व्यवसायी। क्या कहेंगे, व्यवसायी, ठीक है ना। प्लॉटर, प्लॉट होता है कथानक, कथानक, ठीक है ना, कहानी के अंदर कथानक। कथानक से तात्पर्य तो कहानी का जो मेन थीम चल रहा होता है, जो मेन कथा चल रही होती है उसको कथानक बोलते हैं, उसको प्लॉट कहते हैं। लेकिन ये तो प्लॉटर है, तो प्लॉटर कौन हो गया, जो कथानक को राइट करने वाला था। या तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी राइटर, या तो स्टोरी राइटर कहेंगे, या यहां इसका जो एग्जैक्ट शब्द होगा वो होगा आलेखक। ये हिंदी शब्दावली है, ठीक है ना, सिलेक्टेड वर्ड होते हैं ये। इसके बाद देखिए बैक प्लेन, बैक प्लेन का हिंदी अर्थ होता है पीछे का तल। अब पीछे का तल भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको क्या दिया मिलेगा, पश्चल, पश्चतल, ठीक है ना। अब बात आती है आपके पास सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट इज द राइट आंसर, जिसका अर्थ होता है अनुपूरक, सप्लीमेंट्री आना, पूरक आना, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूं। अगला जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा गया है वो है एंटोनिम को लेके। एंटोनिम मतलब अपोजिट, ये भी आसान पूछ लिया गया। एंटोनिम अपोजिट पूछा जा रहा है, ठीक है। अपोजिट पूछा किसका है, शब्द दिया था उसने फ्रीडम, आसान शब्द दे दिया फ्रीडम, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्र। अब इसने जो चार ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन तो था लिबर्टी। देखिए एक विद्यार्थी की मेरे पास कॉल आती है और उसने कहा सर 1% तो मैंने गफलत के अंदर, मतलब बिना सोचे समझे गलत कर दिया, ठीक है ना। वो कैसे कर दिया मैं अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा था वो दे रखा था अनचेंज, अनचेंड, और सी ऑप्शन जो दे रखा था वो इंडिपेंडेंस, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा था वो था स्लेवरी। अगर क्वेश्चन को आपने तसल्ली से पढ़ा, उत्तर दिया, तो गलत होने की ये वाला गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जल्दबाजी में उसने क्या किया कि सर जो एंटोनिम शब्द है वो मेरे दिमाग में नहीं रहा। ये नहीं कि उसको पता नहीं था कि एंटोनिम क्या होता है। मैं बार बार ये चर्चा करता हूं, एंटोनिम अपोजिट होता है। एक पूछा जाता है सिमिलर वर्ड के लिए, सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर शब्द के लिए वहां पर क्या शब्द आता है गुरुजी, आता है सिनोनिम, प्रायवाची, ठीक है ना, सिनोनिम। अब उसने क्या किया, एंटोनिम दिमाग से उसके निकल गई होगी और उसने देख लिया कि फ्रीडम का पर्यायवाची शब्द बताना, और पहले ही ऑप्शन में खुश हो गया, देखिए लिबर्टी, ठीक है ना। क्योंकि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक ही होता है, लिबर्टी भी स्वतंत्रता होती है और फ्रीडम भी स्वतंत्रता होती है। अनचैंड, चैन का मतलब जंजीरों में बंधा हुआ, और अनचैंड का मतलब जो स्वतंत्र है, इसका मतलब ये भी इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके बाद है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी अपने को पता है स्वतंत्र होता है। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द है। अब वो अपने से पर्यायवाची तो पूछ ही नहीं रहा है, वो अपने से पूछ क्या रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। तो स्लेवरी का अपने को पता है, स्लेवरी दास्तां होती है, गुलामी होती है, ठीक है ना। तो स्लेवरी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, या यूं कह सकते हैं कि द अपोजिट ऑफ फ्रीडम इज स्लेवरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो पर्सन प्रेपोजिशन का, और ये पर्सन मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि आपके लेवल से थोड़ा ऊपर था, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर था। प्रेपोजिशन का जो पर्सन है वो थोड़ा हाई लेवल का पूछ लिया गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हल तो इसको करना पड़ेगा। वाक्य दिया हुआ था वार्निंग नो unauthorized person this point, this point, ठीक है ना। समझ लीजिए किसी बोर्ड के ऊपर ये चेतावनी लिखी हुई है, चेतावनी कह रही है कि कोई भी अनधिकृत जो व्यक्ति है जिसको अधिकार नहीं है वो इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। एक जगह जैसे मान लीजिए पुलिस किसी चीज की इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो एक वार्निंग के लिए फिता सा लगा देती है, रिबन लगा देती है कि ये वाली सीमा है, इसको पार नहीं करना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन भरनी है वो आगे जाने के लिए भरनी है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दे रखे थे, ऑफ, ऑफ का मतलब तो का के की होता है, नहीं आएगा। बी ऑप्शन दे रखा था बियॉन्ड,
सी ऑप्शन दिया हुआ था बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है किसी चीज के अतिरिक्त। एक बिसाइड भी होता है, ध्यान रखना। ये दोनों शब्द इंटरेस्टिंग है, दोनों ही प्रेपोजिशन है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड ये जो होता है इसका अर्थ होता है बगल में या पास में, बगल में या पास में। और बिसाइड्स का अर्थ होता है किसी के अतिरिक्त, कोई चीज और ऐड कर दें के अतिरिक्त, ठीक है ना। और एक दिया हुआ सिंस, वार्निंग नो अनऑथराइज्ड पर्सनल दिस पॉइंट, चेतावनी दी हुई है कि आपको इस पॉइंट से आगे नहीं जाना है, बियॉन्ड। ओके चलिए, वन वर्ड पूछा गया था एक क्वेश्चन के अंदर, और वन वर्ड वाला जो वाक्य दिया उसने इस प्रकार से दिया, घुमा फिरा के, सी टीचेज कॉमा द साइंस, एक मिनट, द साइंस ऑफ, द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ, द लाइफ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और जो सिंगल कॉमा में मैंने बंद किया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसका अपने को वन वर्ड बताना है, इस समूह का एक शब्द बताना है। द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, पौधों के जीवन की जो विज्ञान होती है उसको क्या कहते हैं। हिंदी बात करें साइंस का, यदि आप में कोई कैंडिडेट है तो आपको पता है, वनस्पति शास्त्र बोलते हैं उसको, वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसने जो चार ऑप्शन दिए थे, मैं चारों के मीन आपको बताऊंगा। एक ऑप्शन दिया था जूलॉजी। अब अपने को पता है जूलॉजी इज द प्राणी विज्ञान, जूलॉजी प्राणी विज्ञान होता है। एक शब्द जो इसने दिया था वो दिया था बायोलॉजी, अपने को पता है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है। इसके बाद एक शब्द दिया था पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, ठीक है ना। मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, और जिसके अंदर मतलब आपके शरीर के अंदर या किसी भी जीव जंतु के, आदमी के शरीर के अंदर जहां भी बॉडी ढांचे के अंदर जहां पर विकार पैदा होता है, विकृति जहां पर आती है, उसका अध्ययन करवाने वाली जो साइंस होती है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। मैं अगर ये कहूं इसको विकृति विज्ञान बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ओके। और एक ऑप्शन जो उसने दिया था वो दिया था बॉटनी। और आपके समझ आ गया होगा कि जब उत्तर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर बॉटनी इज द राइट आंसर। बॉटनी बोलते हैं वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र को। क्लियर। चलिए आगे वाले पर चलते हैं। और इस पेपर में तो इंग्लिश के प्रश्न पूछे भी बहुत थे। आगे वाला जो प्रश्न था, एक मिनट, कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ ये रहा, वो था सिनोनिम को लेके। इसको लेके, सिनोनिम को लेके। और किसका सिनोनिम पूछा था, डिफॉर्म का। चार जो ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था फैशन, फैशन अपने को पता है क्या होता है। इसके बाद एक ऑप्शन दिया था डिस्टॉर्ट, एक ऑप्शन दिया था ब्यूटीफाई, और एक ऑप्शन दिया था मोल्ड। अब मैं चारों के आपको अर्थ बता देता हूं, उसके बाद आपने को डिसाइड करना है कि डिफॉर्म का सिनोनिम कौन सा होगा। अब की बार इस क्वेश्चन में अपने को अपोजिट नहीं बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। फैशन अपने को पता है क्या होता है। पहले मैं डिफॉर्म का अर्थ बता देता हूं आपको। डिफॉर्म शब्द का अर्थ होता है किसी चीज के साथ तोड़ मरोड़ करना, तोड़ना मरोड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तोड़ना मरोड़ना, और इसको मोड़ना भी, बिगाड़ना कह सकते हैं, बिगाड़ना, ठीक है ना। वैसे तो सीधा उत्तर इसका मैं बता देता हूँ, डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है ना। डिस्टॉर्ट तोड़ मरोड़ करना या बिगाड़ना होता है। मोल्ड ढांचा होता है। ब्यूटीफाई किसी चीज को सुंदर करना। फैशन अपने को पता है। तो सिनोनिम जो इसका सही होगा वो क्या होगा, वो होगा डिस्टॉर्ट। ओके चलिए, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग से लेके, और क्वेश्चन पूछा था सर्कुलर को लेके, ठीक है ना। अपने को चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर देना था, और जो प्रश्न था वो था द टर्न ऑफ ए सर्कुलर शुड बी, ठीक है। नीचे जो चार ऑप्शन थे, पहला जो ऑप्शन दिया था वो दिया गया था रिमेन द सेम फॉर
any kind of audience। ओके, दूसरा जो ऑप्शन दिया था वो दिया था बी ह्यूमर्स, बी ह्यूमर्स। ओके, तीसरा जो ऑप्शन दिया था वो दिया गया था बी स्ट्रिक्ट, बी स्ट्रिक्ट। और चौथा जो ऑप्शन दिया था वो दिया था बी डिफरेंट, बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ, द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। चलिए, ये बात मैंने जिस समय मैं ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा था और जो ऑनलाइन वीडियो जितने भी मेरे डाले हुए हैं, जब भी मैंने नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा की, आपको बताया कि ये वाला जो टॉपिक है इसके प्रश्न हल करने का मतलब होता है कि आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है और बहुत गहराई के साथ। मान लीजिए कि हम किसी, अभी जैसे ये प्रश्न तो सर्कुलर पर पूछा गया है, आप किसी टेंडर को पढ़ रहे हो, आप किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर को पढ़ रहे हो, तो जितनी भी बारीकी से आप उसका अध्ययन करोगे तभी जाके ऐसे प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें सर्कुलर के बारे में पूछ ले कि सर्कुलर जब भी हम लिखते हैं तो उसकी टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसने कह दिया कि रिमेन द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, किसी भी प्रकार के ऑडियंस के लिए टोन सेम रहती है। ह्यूमरस होती है, मजाकिया जिसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट होती है, कठोर होती है। देखिए, आप कोई भी सर्कुलर जारी करोगे तो किसी भी सर्कुलर की जो लैंग्वेज होती है या टोन होती है वो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होती, ध्यान रख लेना, ठीक है। कभी भी हास्यास्पद नहीं होती है, ध्यान रख लेना। इसके बाद चौथा ऑप्शन दे रखा है कि बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस, अलग अलग प्रकार के ऑडियंस के लिए जो टोन है वो अलग अलग प्रकार की होती जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। जितने भी आप सर्कुलर के 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक सर्कुलर होता है इन्फॉर्मेटिव, जिसके अंदर आपको सूचना देनी होती है नए ब्रांच की, ठीक है ना। एक सर्कुलर हमने उसका प्रकार पढ़ा है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके उस एजेंसी के अंदर, उस कंपनी के अंदर या उस संगठन के अंदर काम कर रहा था, उसको हटा दिया गया, उसकी सूचना आपको देनी होती है, ठीक है ना। एक सर्कुलर हमने पढ़ा है कि डोनेशन के लिए आपको लोगों को इनवाइट करना है। तो किसी भी सर्कुलर के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के जारी करेंगे, नहीं। तो इसका तात्पर्य ये भी उत्तर नहीं होगा। मतलब सर्कुलर से तात्पर्य है कि आपने एक सर्कुलर जारी किया है, आपकी कंपनी के अंदर आपने अपने संबंधित एजेंसी के अंदर किसी भी कर्मचारी को हटाया है या नया लगाया है, तो वो जो सर्कुलर आप जारी करोगे वो सबके लिए एक जैसा होगा कि हमने अमुक व्यक्ति के स्थान पर इस व्यक्ति को नौकरी पे रखा है। तो रिमेन द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद की बात है कि संबंधित एजेंसी इस प्रश्न का जवाब सही क्या करने वाली है, लेकिन एक बार के लिए कंफर्म है कि उत्तर क्या सही होगा, ए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वॉइस को लेके पूछा गया था और इसमें भी उसने आसान सा प्रश्न पूछ लिया। अगर थोड़ा सा भी आप शायद मैंने कभी आपको ये कहा है कि जब भी आप ऑफलाइन क्लास सीख रहे होते हैं, 30% आपके द्वारा पढ़ाए गए टीचर से आप केवल 30% आप सीख लेना। बाकी के 70% यदि आपका एग्जाम ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 70% उत्तर आपका सही होने की संभावना बन जाती है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन से। ये गारंटी है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता, ये 19-20 साल हो गए मेरे को इंग्लिश लाइन में जुड़े हुए, पढ़ाते हुए इस प्रोफेशन के अंदर। हमेशा ये चीज नोट की है कि यदि आपने 30% क्लास में सीख लिया तो 70% आपके जो ऑप्शन है वो आपको तुरंत रास्ता दिखा देंगे कि कौन से वाला जो उत्तर है वो आपका सही होगा। चलिए, जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था, who teaches you such things, who teaches you such things। 4 ऑप्शन डाल देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए, by whom, by whom you were taught such things, taught such things, ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन उसने दिया था वो दिया था by whom, by whom are you taught, are you
taught such things. नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था you were taught. You were taught such things. Such things by whom? By whom? ओके और चौथा जो ऑप्शन दिया गया था वो और लिख देता हूं मैं, by who was. By who was you taught. You taught such things. देखिए मैंने आपको क्या कहा था, 30% आपको सीखना है, 70% ऑप्शन उत्तर सही करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, पहले पर्सन के अंदर चले जाइए आप। जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं या आप कोई नरेशन का टॉपिक सीख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच सीख रहे हैं, तो अपने को टीचर एक बात हमेशा सिखाता है कि किसी भी सेंटेंस को हल करो उससे पहले आपको सेंटेंस के टेंस का पता लगाना होता है कि ये वाला जो वाक्य लिखा गया है वो कौन से टेंस में लिखा गया है। तो ये बात मैं यहीं पर कहूंगा, आप टेंस का पता लगा लीजिए, पलक झपकते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा कौन सा वाला सही होगा। टेंस की पहचान किससे होती है, टेंस का मतलब ही वर्ब होती है, ठीक है ना, वर्ब आपको बता देता है। वर्ब यहाँ पर क्या दे रखी है, सर जी दे रखी है टीचेस। टीचेस मतलब वी फर्स्ट, वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो उत्तर जो भी होगा वो प्रेजेंट टेंस वाला उत्तर होगा। वर पास्ट टेंस नहीं होगा उत्तर, वर पास्ट टेंस नहीं होगा उत्तर। वॉज क्या बच गया गुरुजी, ओ तो आइडियो बढ़िया बताओ। क्लियर, तीन ऑप्शन में उसने वर दे रखा है, तीनों ऑप्शन बाहर फेंक दीजिए, उत्तर जो ये है वो सही हो जाएगा। कैसे हुआ उसको छोड़िए, अगले ने बनाया क्या, छोड़ दीजिए उस चीज को, अपने केवल एक ही शब्द को पकड़ा है। यहाँ पर टीचर्स दे रखा है जो वी फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस है, उत्तर प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। और तीन ऑप्शन पास्ट टेंस में दे रखे तो चौथे वाला ऑटोमेटिक सही हो गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आर्टिकल को लेके लिया गया है, ये भी आसान है। आर्टिकल भरना है, एएनडी का प्रयोग करना है। ईट, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, बनाना एवरीडे। बनाना एवरीडे टू कीप योर सेल्फ, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। चलिए ये तो आपने उत्तर पता लगा ही लिया। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी एन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जीरो आर्टिकल दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ए दे रखा है। तो देखिए पहले तो जो नहीं आ रहा है उसको टिका दीजिए साइड में। बनाना है इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि यहाँ पर ऑप्शन जीरो आर्टिकल आएगा। बनाना है इसका तात्पर्य एन भी नहीं आएगा। अब एक तो बच गया द और बच गया ए। द यहाँ पर लगाने का कोई औचित्य नहीं कि ईट द बनाना एवरीडे, नो, ठीक है ना। बनाना आपको पता है सिंगुलर है, कंटेबल नाउन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बै से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा ए। ईट बनाना एवरीडे, प्रत्येक दिन आप एक केला खाइए अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, बस आंसर सही होगा, इसमें ए आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके पूछा गया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वाक्य था डू यू, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे थे वो भी फटाफट लिख देता हूं। एक ऑप्शन दे रखा है स्पोकन, दूसरा ऑप्शन लिख रखा है स्पीक, तीसरा ऑप्शन लिख रखा है स्पीकिंग, चौथा ऑप्शन स्पोक। चलिए मैं आपको पहले तो सीधी ट्रिक बता देता हूं इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या ट्रिक अपनानी है। ध्यान रखना इन फ्यूचर, यदि आपके वाक्य के अंदर वर्ब दे रखे है डू डज या डिड, पलक झपकते ही आंसर क्या कर दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी नहीं देखना है। डू डज डिड हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसका तात्पर्य उत्तर तो हो गया स्पीक, ठीक है। अब जो कि आपको पता है कि मैं मेरी आदत होती है बाल की खाल निकालने की। अब तीन ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते वो भी मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं हो सकते। जैसे आपने इससे पहले पैसिव वॉइस वाला किया था या ये वाला किया है, क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब भी अपने को आना चाहिए, और क्यों आया है उसका जवाब भी अपने को आना चाहिए। क्यों आया है वो तो जवाब सीधा सा आ गया कि डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ये हो गया। स्पोकन, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की या क्रिया का तीसरा रूप दो ही कंडीशन में आता है,
एक कंडीशन, यदि आपका वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो, यदि आपका वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है, उसके बावजूद भी थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, तो इसका तात्पर्य होगा कि उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लाने के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हैज, हैव, हैड में से कोई भी एक। तो स्पोकन तो नहीं आएगा। स्पीकिंग, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अपने को पता है कंटीन्यूअस टेंस में आती है, और जैसे ही डू लग गया तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब होती है, डिड जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए होती है, तो स्पीकिंग नहीं आएगी। स्पोक जो है वो पास्ट टेंस होता है, स्पोक क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, ये बात सही है, ठीक है ना। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर ये स्पोक को अगर हम लगा दे तो फिर बेवकूफी होगी, क्योंकि स्पोक के लिए अपने पास क्या आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट टेंस आने के लिए आपके वाक्य के अंदर कोई ना कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द दिया हुआ मिलना चाहिए। आपके वाक्य में कोई भी पास्ट टेंस सूचक शब्द नहीं दे रखा, इसका तात्पर्य उत्तर अपना सही क्या हो जाएगा, स्पीक। सारी राम कहानी को साइड में रखिए, डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई भी सेंटेंस हो तो, ठीक है ना। तो ये 11 प्रश्न पूछे गए थे, एक पेपर जो सीईटी का शायद फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था उससे रिलेटेड, और सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्नों के जो जवाब है मैं शीघ्र ही आपके सामने डाल दूंगा। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर सीधे जुड़ के आप मेरे साथ कोई भी बात साझा कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक जो भी क्वेरी है उसका जवाब देने के लिए मैं निश्चित रूप से हाजिर होऊंगा, कोशिश करूंगा आपका जवाब मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।